नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत नेपाल के बीच दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन का आज होगा शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोतिहारी अमलेखगंज परियोजना का करेंगे उद्घाटन। क्षेत्र की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और लागत में कटौती करने में मिलेगी मदद। जम्मू कश्मीर की परिसंपत्तियों और देनदारियों का दो प्रस्तावित केंद्र शासित प्रदेशों के बीच बंटवारे के लिए केंद्र ने पूर्व रक्षा सचिव संजय मिश्रा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का किया गठन। कश्मीर के फल उत्पादकों को उपज की बेहतर कीमत देने के मकसद से विशेष योजना के तहत 12 लाख मैट्रिक टन सेब खरीदेगी सरकार। जम्मू कश्मीर के पंचायत प्रतिनिधियों की उपराष्ट्रपति से मुलाकात आज। फिर खुलेगी 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े 7 मामलों की फाइल। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से गठित विशेष जांच दल का फैसला। एसआईटी ने व्यक्तियों और संगठनों से इन 7 मामलों से जुड़ी सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक नोटिस किया जारी। मध्य प्रदेश के 32 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। सोमवार को राजधानी भोपाल समेत राज्य के कई हिस्सों में जोरदार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। 7 जिलों में शैक्षिक संस्थान रहे बंद। खतरे में 27 सितंबर से तय श्रीलंकाई टीम का पाकिस्तान दौरा। मलिंगा, मैथ्यूज समेत श्रीलंका के 10 खिलाड़ियों ने पाकिस्तान दौरे से किया इनकार। सुरक्षा कारणों का दिया हवाला। भारत नेपाल के बीच दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन का आज शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम उत्पादन पाइपलाइन परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना से क्षेत्र की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और लागत में कटौती करने में मदद मिलेगी। उद्घाटन समारोह दोपहर करीब 12:15 बजे किया जाएगा। इसमें दोनों देशों के उच्च स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पिछले महीने मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन परियोजना के परीक्षण हस्तांतरण का सफलतापूर्वक समापन किया था। आईओसी ने मोतिहारी में अपनी रिफाइनरी के माध्यम से तब एनओसी यानी कि नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन के अमलेखगंज स्थित डिपो को डीजल की आपूर्ति की थी। हालांकि एनओसी ने अमलेखगंज में नवनिर्मित टैंकों का परीक्षण करने के लिए पाइपलाइन के माध्यम से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा आपूर्ति किए गए 3100 किलोमीटर डीजल में से सिर्फ 1000 किलोमीटर की ही आपूर्ति की थी। मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन को पहली बार 1996 में प्रस्तावित किया गया था। हालांकि ये परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में काठमांडू यात्रा के दौरान अमल में आई थी। केंद्र ने जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में बांटे जाने पर उनके बीच परिसंपत्तियों और देनदारियों के बंटवारे पर गौर करने के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। ये दोनों केंद्र शासित क्षेत्र 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आ जाएंगे। पूर्व रक्षा सचिव संजय मित्रा समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अरुण गोयल और भारतीय सिविल लेखा सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी गिरिराज प्रसाद गुप्ता उसके अन्य 2 सदस्य होंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 84 और धारा 85 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार परामर्श समिति गठित करती है। इस अधिनियम की धारा 84 के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य की परिसंपत्तियां और देनदारियां जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के बीच बांटी जानी है। 5 अगस्त को केंद्र ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया था और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने का फैसला किया था। अधिसूचना के अनुसार वर्तमान जम्मू कश्मीर राज्य की परिसंपत्तियों और देनदारियों का बंटवारा केंद्र द्वारा गठित समिति की सिफारिश के आधार पर होगा।
इस बीच जम्मू कश्मीर के फल उत्पादकों को उपज की सही कीमत देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम ने कहा है कि कश्मीर डिवीजन के सेब उत्पादकों को उपज की बेहतर कीमत देने के मकसद से विशेष योजना के तहत सरकार 12 लाख मैट्रिक टन सेब खरीदेगी। ये पहली बार है कि अनुमानित वार्षिक सेब उत्पादन का 60% जो पिछले साल 20 लाख मैट्रिक टन था, सेब उत्पादकों से उनके आसपास के बाजार के जरिए खरीदे जाएंगे। इस योजना से कश्मीर घाटी में उत्पादकों की आय में लगभग 2000 करोड़ रुपए की वृद्धि होने की उम्मीद है। खरीद की अवधि 1 सितंबर 2019 से 1 मार्च 2020 तक होगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज जम्मू कश्मीर के सरपंचों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व इकबाल जरगर और भारतीय जनता युवा मोर्चा के सचिव आकिब मीर करेंगे। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कुछ दिन पहले भी सरपंचों के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद केंद्र सरकार ने कहा था कि राज्य में सरपंचों को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। इसके साथ ही उन्हें सरकार की तरफ से 2-2 लाख रुपए का बीमा कवरेज भी दिया जाएगा। भारतीय सेना ने पिछले महीने LOC पर कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में पाकिस्तान के बेट दस्ते की घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया था। इसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें पाकिस्तानी सेना के मारे गए जवानों और आतंकियों के शव दिख रहे हैं। घुसपैठ की कोशिश अगस्त के पहले हफ्ते में की गई थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था और बेट के 5 जवानों को ढेर किया था। सेना ने सबूत के तौर पर सैटेलाइट तस्वीरों को जारी किया है। इसमें LOC के पास बेट कमांडो के शव और उनके हथियार पड़े हुए दिख रहे हैं। सेना की ओर से आशंका जताई गई है कि इस बार आतंकी किसी भी घटना को अंजाम देने के लिए समुद्री सीमा से घुस सकते हैं। ऐसे में उनके निशाने पर दक्षिण भारत के राज्य हो सकते हैं। सेना के दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी ने कहा है कि उन्हें ऐसी जानकारी मिली है कि दक्षिणी भारत में आतंकी हमला हो सकता है। सरक्रीक से कुछ नाव बरामद की गई हैं। आतंकी और विरोधी तत्वों की हर मंशा को नाकाम करने के लिए हम सावधानी बरत रहे हैं। वहीं केरल के पुलिस महानिदेशक लोकनाथ बहेरा ने कहा है कि राज्य के सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य भर की पुलिस को सार्वजनिक स्थानों पर सतर्कता बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया है। We have got many inputs that there may be a terrorist attack in the southern part of India and the peninsular India. There have been some boats also which have been recovered, abandoned boats in the area of Sar Creek. We have undertaken measures for capacity building and capability development in the area of the Sar Creek, keeping in mind the enhanced threat perception. We are taking precautions to ensure that any of the designs of the inimical elements or the terrorists, they are stalled and they do not get the success which they are wishing for. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में अपने प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा को सोमवार को विदाई दी। मिश्रा ने पिछले हफ्ते अपना पद छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री के सरकारी आवास पर उनके लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि नृपेंद्र मिश्रा ने उनका तब मार्गदर्शन किया जब वो दिल्ली में गए थे और प्रधानमंत्री ने नृपेंद्र मिश्रा को ऐसा अफसर बताया जो ये जानता है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे काम करती है और उनमें मानवीय आधार पर बड़ी से बड़ी समस्या को हल करने की क्षमता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर के लोगों को भरोसा दिलाया है कि किसी भी अवैध प्रवासी को असम में नहीं रहने दिया जाएगा। साथ ही उन्हें दूसरे राज्यों में भी प्रवेश नहीं मिलेगा। अमित शाह ने कल गुवाहाटी में पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन के चौथे कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि NRC के मसले पर गहनता से काम किया जा रहा है। अवैध प्रवासियों को लेकर केंद्र सरकार का इरादा उन्हें असम से ही नहीं बल्कि पूरे देश से बाहर करने का है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को गुवाहाटी में एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए काम करने के बजाय कांग्रेस पार्टी ने अपने निजी फायदे के लिए क्षेत्र की समस्याओं को और जटिल किया। उन्होंने कहा कि नेडा की स्थापना का मकसद एनडीए को ग्राम स्तर तक पहुंचाना था और अब समूचा पूर्वोत्तर क्षेत्र कांग्रेस मुक्त हो चुका है। कांग्रेस की झगड़ा कराओ, झगड़ा डालो, फूट डालो और राज करो की नीति। नॉर्थ ईस्ट भारत का पूरक बने, भारत नॉर्थ ईस्ट का पूरक। हर राज्य भारत का अभिन्न अंग है। ये भावना को नीचे तक अगर डालना है तो ये बहुत जरूरी था कि नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस से मुक्त बने। और आज मुझे बहुत आनंद है कि पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य आज नेडा के तत्वाधान में आ गए हैं और हम कांग्रेस मुक्त नॉर्थ ईस्ट बना पाएंगे। पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन के चौथे कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार का मकसद राजनीति नहीं करने के बजाय विकास के कामों को तवज्जो देना है। उन्होंने ये भी कहा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और अनुच्छेद 371 को लेकर कुछ चिंताएं हैं, लेकिन अनुच्छेद 370 और 371 का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। आर्टिकल 370 टेम्पररी प्रोविजन था और 371 स्पेशल प्रोविजन है। नॉर्थ ईस्ट का अधिकार है, इसको कोई छूने। 371 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से भी हर्ट नहीं होगा, इसकी चिंता भारत सरकार निश्चित रूप से करेगी। और जब हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाएंगे तो अभी आपके जो कानून बने हैं आपकी जनजातीय और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित करने के लिए, वो सारे कानून जस के तस रहेंगे। वो आपका अधिकार है, उसमें कोई बदलाव भारत सरकार का नहीं। 2 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की यात्रा का सोमवार को दूसरा दिन था। उन्होंने गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के अलावा राजभवन जाकर राज्यपाल जगदीश मुखी से मुलाकात भी की। असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी का अंतिम मसौदा जारी होने के बाद अमित शाह की यह पहली असम यात्रा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय गृह मंत्रालय से गठित विशेष जांच दल ने सिख विरोधी दंगों के 7 मामले फिर से खोलने का फैसला किया है। इनमें आरोपी या तो बरी कर दिए गए हैं या मामले की सुनवाई बंद कर दी गई है। विशेष जांच दल निपटाए गए मामलों की गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुरूप फिर से जांच कर रहा है। ये 7 मामले 1984 में दिल्ली के वसंत विहार, सनलाइट कॉलोनी, कल्याणपुरी, पार्लियामेंट स्ट्रीट, कनॉट प्लेस, पटेल नगर और शहादरा में दर्ज किए गए थे। विशेष जांच दल ने लोगों और संगठनों से इनके बारे में जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से अगले 1 साल में 5 करोड़ ग्राहक बनाने का लक्ष्य रखने का आह्वान किया है। आईपीपीबी सेवा के 1 साल पूरा होने के मौके पर राजधानी दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के तहत अब तक 440 योजनाओं में 7,82,000 करोड़ रुपए का वितरण किया गया है और इससे 1,40,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक सेवा ने अपना 1 साल पूरा कर लिया है और इस अवधि में देश भर में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ग्राहकों की संख्या भी 1 करोड़ हो गई है। इस मौके पर संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के लगातार बढ़ते ग्राहकों की संख्या पर खुशी जाहिर की। उन्होंने बैंक से ग्राहकों की संख्या और खातों में अगले 1 साल में 5 गुना वृद्धि करने का लक्ष्य लेकर चलने का आह्वान किया। साथ ही ज्यादा से ज्यादा डिजिटल लेन देन का लक्ष्य तय करने को कहा। मैं चाहता हूं गांव का एक एक आदमी जिसका अकाउंट है, चलो पोस्ट ऑफिस में हमारा पेमेंट आया हुआ है, मैं चाहता हूं गरीब, और ये क्या है, डीबीटी, मोस्टली फॉर द पुअर, मोस्टली फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड। आई वांट पोस्टल बैंक्स टू बिकम मोर क्लोजर टू द पुअर अंडर प्रिविलेज्ड पीपल ऑफ इंडिया। दैट इज माय डायरेक्शन टू ऑल ऑफ यू। और ये तभी होगा जब पूरा डीबीटी का पूरा सिस्टम आपके ऊपर राइड करेगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की पहली सालगिरह के मौके पर आधार युक्त भुगतान प्रणाली यानी AEPS आधारित सेवाएं शुरू करने की भी घोषणा की गई। बीते 1 साल में आईपीपीबी ने 5,000 करोड़ रुपए मूल्य का डिजिटल लेन देन किया है।
केंद्र और राज्य सरकार की फिलहाल 440 योजनाओं को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ जोड़ा गया है। One of the main objectives of India Post Payments Bank was again to provide an interoperable access into the banking system to each and every post office saving bank account holder. And that is the mission we set forth, in which under special approvals from the Ministry of Finance and the Reserve Bank of India, today we have created a provision where any customer of Post Office Savings Bank can actually open an India Post Payments Bank account and get the complete interoperability of the payment settlement systems developed by the Reserve Bank of India. देश भर में 1,36,000 से ज्यादा पोस्ट ऑफिस इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक सेवा के तहत ग्राहकों को बैंकिंग सेवा दे रहे हैं और इनमें से 1 लाख से ज्यादा ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के जरिए ग्रामीण बैंकिंग बुनियादी ढांचे में करीब 2.5 गुना की वृद्धि हुई है। विपुल अग्रवाल, राज्यसभा टीवी। और क्या प्लास्टिक में बंद पानी की बोतल का वाकई कोई विकल्प है? सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले मुहिम के मद्देनजर खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने बोतल बंद पानी मैन्युफैक्चरर से संभावनाएं तलाशने की कोशिश पर तुरंत विकल्प नहीं दिया। लिहाजा उन्होंने इंडस्ट्री को बुधवार तक का वक्त दिया कि वो किसी नतीजे पर पहुंचे और सुझाव दें। प्लास्टिक के पानी की बोतल का विकल्प निकालने के लिए केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोई ठोस हल नहीं निकल पाया। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ घंटों चली बैठक के बाद सरकार ने अब 3 मुद्दों पर काम करने को कहा है। मंत्रालय के मुताबिक विकल्प किफायती होना चाहिए, जिससे कि उपभोक्ता पर ज्यादा भार ना पड़े। विकल्प विश्वसनीय होना चाहिए, जिससे लोगों को विश्वास हो। लेकिन वहीं पेपर से बने बोतल के विकल्प में भी कई तरह की समस्याएं हैं। सरकार ने इन समस्याओं का हल निकालने के लिए भी कहा है, जिससे इस पर विचार किया जाए। जो सुझाव दिए हैं वो दीजिए और 3 दिन के अंदर में हमने कहा कि और भी क्या कहते हैं दे दीजिए, और देने के बाद हम लोग जो है क्या कहते हैं कि जो है उसका कॉपी बना करके जितने डिपार्टमेंट्स के कहते हैं कि विभाग के संबंधित हैं उनके पास में एक कॉपी भेज दिया जाएगा और जहाँ हमारे PMO में भी भेज देंगे और जो कैबिनेट सेक्रेटरी है उनको भी अपना सुझाव जो है उसको क्या कहते हैं कि भेज देंगे। बोतल बंद पानी बनाने वाले मैन्युफैक्चरर ने बताया कि इसका फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। बिस्लरी ने कहा कि बोतल फॉर चेंज स्कीम के तहत मुंबई में पिछले 2 साल में करीब 5,000 टन बोतल उन लोगों ने कलेक्ट किया है। प्रति किलो के हिसाब से क्लीन प्लास्टिक बोतल की कीमत भी 15 रुपए कर दी है। इस स्कीम के तहत उनका प्रतिनिधि ग्राहकों के पास जाकर खाली बोतल लेता है और उसकी कीमत देता है। इस महीने से दिल्ली और नोएडा में भी ये स्कीम शुरू होगी ताकि उनकी बोतल कूड़े तक ना जाए। There are alternatives which are 4 times or 9 times more expensive. Now it is not just a one-time packaging, because post-use what happens to the product. In PET, we are confident that more than 90% of the total PET in the country today which is used is being recycled. वहीं नेचुरल मिनरल वाटर एसोसिएशन ने भी इस बात पर जोर दिया है कि पानी की बोतल 100% रिसाइक्लेबल है। 30,000 करोड़ रुपए की वाटर इंडस्ट्री है, 7 से 10 लाख आदमी उसमें इन्वॉल्व है और मिनिमम 6,000 तो BIS के लाइसेंस वाले हैं और मेरे हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ खाली वाटर का मिनिमम 50 लाख लोग की लाइफ पे असर पड़ेगा। कारोबार भी बड़ा है और रोजगार भी। ऐसे में इंडस्ट्री की अपनी चिंता है और सरकार की अपनी चुनौती। तो देखना होगा आखिर विकल्प क्या निकलता है। 2 अक्टूबर से पूरे देश में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग जाएगा, लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार प्लास्टिक के इस्तेमाल की जगह उसके विकल्प निकालने की कवायद में लगी है। अब प्लास्टिक के बोतल के इस्तेमाल की जगह सरकार क्या विकल्प सामने लेकर आती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन सरोज के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। वायुसेना की गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन आज फिर से बहाल की जाएगी और ये पहली यूनिट होगी जो कि फ्रांस से आ रहे राफेल लड़ाकू विमान को उड़ाएगी। इस महीने के अंत या अक्टूबर के पहले हफ्ते में पहला लड़ाकू विमान मिल सकता है। वायुसेना प्रमुख BS धनोआ अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर एक समारोह में 17 स्क्वाड्रन को फिर से शुरू करेंगे। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर ही राफेल विमानों की पहली खेप को तैनात किया जाएगा। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान वायुसेना प्रमुख धनोआ ने गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन का नेतृत्व किया था।
पहले ये पंजाब के बठिंडा एयरबेस से संचालित होती थी, लेकिन वायुसेना के रूसी मिग 21 विमानों को चरणबद्ध तरीके से हटाना शुरू करने के बाद ये स्क्वाड्रन 2016 में अंबाला स्थानांतरित कर दी गई। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से कई जगहों पर बाढ़ की स्थितियां बन गई हैं। सभी प्रमुख नदियां पिछले 2 दिन से भारी बारिश और जलाशयों से पानी निकाले जाने की वजह से उफान पर हैं। राज्य के विभिन्न भागों में अगले 24 घंटों में भी तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। कई इलाकों में घर में पानी घुस जाने से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। हालात को देखते हुए रेस्क्यू कराने का काम भी तेजी से चल रहा है। करीब 11 जिलों में मूसलाधार बारिश और बाढ़ का ज्यादा असर है, तो वहीं 32 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने 18 राज्यों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी है। आरक्षण को लेकर जारी बहस के बीच आरएसएस ने आरक्षण जारी रखने की वकालत की है। राजस्थान के पुष्कर में समन्वय बैठक के बाद संघ ने ये बात कही। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि आरएसएस संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण का पूरी तरह से समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता है और इसी वजह से आरक्षण भी जरूरी है। संघ की अनुषांगिक संगठनों के साथ 3 दिवसीय समन्वय बैठक के आखिरी दिन सोमवार को उन्होंने ये बात कही। इस सवाल पर कि क्या आरक्षण की समीक्षा नहीं होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि ये निर्णय लेना इससे जुड़े लोगों और नीति निर्धारकों का काम है। हालांकि उन्होंने कहा कि आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक उसके लाभार्थियों को लगता है कि ये जरूरी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आइसलैंड की यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाएंगे। सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रेक्जाविक में भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। राष्ट्रपति 11 सितंबर को इंडिया आइसलैंड बिजनेस फोरम को संबोधित कर सकते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और अपने उन्नत कौशल और ज्ञान के माध्यम से स्थानीय समाज में योगदान के लिए उनकी सराहना की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विशेष रूप से आइसलैंड से भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया। We are proud of your achievements. You convey an image of India that is highly mobile, highly skilled, and one whose people are writing the script of the machine intelligence age. You are contributing to the local society through your advanced skills, but equally through your warmth and friendship. We are also looking at how we can learn from Iceland to tap geothermal energy. I invite you to be part of our transformative journey. You have an important role to play in forging technology, investment, tourism, and cultural links, and strengthening our ties with Iceland and the world. We want to strengthen our bonds with our overseas community. We want to serve you better, be it delivery of passport or consular services. श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के 10 प्लेयर्स ने पाकिस्तान दौरे पर जाने से इनकार कर दिया है। इन खिलाड़ियों में दिमुथ करुणारत्ने, लसिथ मलिंगा, पूर्व कप्तान एंजेलो मैथ्यूज जैसे सीनियर खिलाड़ी शामिल हैं। श्रीलंकाई बोर्ड का कहना है कि दौरे के लिए शुरुआती टीम में शामिल खिलाड़ियों को सुरक्षा इंतजामों की जानकारी दी गई थी, लेकिन 10 खिलाड़ियों ने इससे हटने का फैसला किया है। 6 मैचों की सीमित ओवरों की सीरीज के लिए 27 सितंबर से दौरा शुरू होने का कार्यक्रम है और इससे पहले श्रीलंका के खेल मंत्री हेरिन फर्नांडो ने कहा था कि खिलाड़ियों के परिवारों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि शास्त्रीय संगीत दिव्यता का अनुभव कराता है और युवाओं को इस सांस्कृतिक विरासत को सहेजना चाहिए। उपराष्ट्रपति भवन में आयोजित संगीत कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। इस मौके पर 13 साल की मशहूर गायिका सूर्या गायत्री ने भजनों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। सूर्या गायत्री का भजन गायन इंटरनेट वेबसाइट पर खासा लोकप्रिय है। उपराष्ट्रपति भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन GMR वारा लक्ष्मी फाउंडेशन ने किया था। इस मौके पर राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा समेत कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे।
confident that she shall, through sadhana, perfect the art and emerge as a great musician of our times and play a critical role in enriching our culture and taking it to all corners of the world. I am hopeful that many young people will be inspired to join the fascinating world of Indian musical tradition. भारत रत्न और स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत की आज जयंती है। आज ही के दिन 1887 में अल्मोड़ा में जन्मे पंत ने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई। इस दौरान वो लगभग 7 साल जेलों में रहे। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। 1955 से 1961 के दौरान पंत देश के गृह मंत्री भी रहे। पंत अच्छे नाटककार भी थे। उन्होंने वरमाला, राजमुकुट और अंगूर की बेटी जैसी रचनाएं लिखी। 7 मार्च 1961 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उपराष्ट्रपति ने गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं देश भर के मौसम के हाल के साथ।